नमस्कार। मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस की टॉपिक डेफिनिशन क्लोज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस दी गई हैं, जिनमें से डिक्री की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर हम बात कर चुके हैं। अतः आज हम सेक्शन 2 में उल्लेखित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 14 of the Code of Civil Procedure. Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. अर्थात आदेश से दीवानी न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो डिक्री नहीं है। न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय या तो डिक्री होता है या आदेश। यदि कोई भी निर्णय एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन है, जो कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करता है, तो वह डिक्री होता है। जबकि दीवानी न्यायालय का ऐसा निर्णय जो कि वाद की प्रक्रिया से संबंधित हो तथा जो डिक्री नहीं है, लेकिन जिसकी औपचारिक रूप से अभिव्यक्ति की गई है, वह आदेश की संज्ञा में आता है। यहाँ आदेश की परिभाषा में प्रयुक्त फॉर्मल एक्सप्रेशन अर्थात औपचारिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य है वादी अथवा आवेदक द्वारा वादपत्र अथवा आवेदन में मांगे गए अनुतोष की न्यायालय के द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की घोषणा करना। अब हम बात करते हैं डिक्री होल्डर की। डिक्री होल्डर, जिसे हम हिंदी में आज्ञप्तिधारी भी कहते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. अर्थात डिक्री होल्डर या आज्ञप्तिधारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके फेवर में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। डिक्री होल्डर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वादी हो, वह प्रतिवादी भी हो सकता है अथवा वादी और प्रतिवादी दोनों ही डिक्री होल्डर हो सकते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति भी डिक्री होल्डर हो सकता है जो वाद का पक्षकार नहीं हो। कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वाद का पक्षकार हो या न हो, जिसका नाम डिक्री में उल्लेखित है और जिसके पक्ष में कोई डिक्री या निष्पादन योग्य आदेश किया गया है, वह डिक्री होल्डर होता है। अब हम बात करते हैं जजमेंट डेटर की, अर्थात जिसे निर्णित ऋणी कहते हैं। सेक्शन 2 के क्लोज 10 में जजमेंट डेटर को डिफाइन किया गया है। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। अर्थात निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। निर्णित ऋणी में मृतक निर्णित ऋणी का विधिक प्रतिनिधि या उसका असाइनी अर्थात समनुदेशिती या उसका श्योरिटी अर्थात प्रतिभू शामिल नहीं है। कहने का अर्थ है जनरली थर्ड पार्टी निर्णित ऋणी नहीं हो सकता, तीसरा पक्षकार निर्णित ऋणी नहीं हो सकता, लेकिन वह व्यक्ति जो वाद के खर्चों के लिए किसी पक्षकार का श्योरिटी है, अर्थात वाद के खर्चों के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी का प्रतिभू बनाया गया है या जिसके विरुद्ध खर्चों की डिक्री पारित की गई है, वह निर्णित ऋणी हो सकता है। अब हम बात करेंगे जजमेंट की। जजमेंट, जिसे हम बोलते हैं निर्णय। जजमेंट को सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 के क्लोज 9 में डिफाइन किया गया है।
Judgment means the statement given by the judge of the grounds of a decree or order. अर्थात निर्णय से अभिप्राय एक डिक्री अथवा आदेश के आधारों पर न्यायाधीश द्वारा किए गए कथन से हैं। अर्थात न्यायाधीश द्वारा डिक्री अथवा आदेश के आधारों को अभिव्यक्त करते हुए किए गए कथन निर्णय कहे जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में डिक्री या आदेश निर्णय का संक्षिप्त रूप है। अगर हम बात करें निर्णय की अंतर्वस्तुओं अर्थात कंटेंट्स ऑफ जजमेंट की, तो यहाँ पे लघुवाद न्यायालय के निर्णय को छोड़कर प्रत्येक निर्णय में 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है, जो कि यहाँ बताए गए हैं। Judgments other than those of a court of small causes should contain 1. A concise statement of the case. 2. The points for determination. 3. The decision thereon. And 4. The reasons for such decision. अर्थात यहाँ पे लघुवाद न्यायालय के निर्णय के अलावा जो भी निर्णय होगा उसमें ये 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है। वाद के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, विवाद्यक प्रश्न, उन विवाद्यकों पर निर्णय और ऐसे प्रश्नों के आधार। अब हम बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विधिक प्रतिनिधि की। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स a person who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased, and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। अर्थात विधिक प्रतिनिधि से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है अथवा जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। संहिता में दी गई इस विधिक प्रतिनिधि की डेफिनेशन से इस परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स फर्स्ट, पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड, अर्थात मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। संहिता में दी गई इस परिभाषा के अनुसार मृत व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से यहाँ पे आशय नहीं है, अपितु उसकी संपदा के विधिक प्रतिनिधित्व से है। यद्यपि सामान्यतया किसी व्यक्ति के वारिस ही उसके विधिक प्रतिनिधि होते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए अपने जीवन काल में बी को वसीयत के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी का प्रशासक अपॉइंट करता है। ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में न्यायालय के द्वारा वाद पेंडिंग है। इसी दौरान यदि ए की मृत्यु अपनी पत्नी, पुत्र एवं वसीयत के द्वारा अपॉइंट प्रशासक बी को छोड़कर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मृतक के वारिस उसकी पत्नी और पुत्र होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 11 भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अभी हम बात करें सेकंड पॉइंट की, मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करने वाला व्यक्ति, अर्थात पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड। संहिता में दी गई जो परिभाषा है विधिक प्रतिनिधि की, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि हो सकता है, चाहे वह अजनबी ही क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति जिसका मृतक की संपत्ति में कोई टाइटल नहीं हो और ऑथोराइज अभिकर्ता भी नहीं हो,
लेकिन मृतक की संपदा में हस्तक्षेप करता है, अर्थात वह स्वयं अपने लिए ऐसी प्रॉपर्टी में किसी टाइटल का दावा न करते हुए भी मृतक की संपत्ति के वास्तविक कब्जे में हो, उसका एक्चुअल पोजीशन उसके पास हो, विधिक प्रतिनिधि होता है। लेकिन संपदा के दखल अंदाजी में जो अनऑथोराइज ट्रेसपास करने वाला व्यक्ति है वह विधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति वारिस नहीं है लेकिन पक्षकार की मृत्यु के उपरांत अपने आप को दोषपूर्ण रूप से रिकॉर्ड पर ला देता है, तो वह व्यक्ति मृतक का विधिक प्रतिनिधि अर्थात लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जब तक कि वह वास्तव में मृतक की संपदा पर वास्तविक रूप से काबिज नहीं हो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अर्थात प्रतिनिधि की हैसियत से वाद। जहाँ किसी पक्षकार की हैसियत प्रतिनिधि के रूप में हो तो ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति होगा जो ऐसे पक्षकार की मृत्यु के उपरांत उसकी संपदा का अर्थात वादग्रस्त यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का विधिक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि न्यास यानी ट्रस्ट संबंधी वाद में ट्रस्टी की डेथ के उपरांत उसका ट्रस्टी का जो वारिस होगा वह विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। इसी प्रकार मठ के शिवायत की मृत्यु के उपरांत ऐसा जो शिवायत है उसका वारिस उसका विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में आने वाले 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन अर्थात मीन प्रॉफिट यानी अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ की। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 12 of the Code of Civil Procedure, mean profits of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अर्थात संहिता की सेक्शन 2 के क्लोज 12 के अनुसार संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभ पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो कि संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण प्राप्त लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अंतःकालीन लाभ में ब्याज सहित ऐसे सभी लाभ सम्मिलित हैं जो सदोष कब्जाधारी ने वास्तविक रूप से प्राप्त किए हों या जिन्हें वह साधारण तत्परता से प्राप्त कर सकता था। अतः अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ की जो परिभाषा दी गई है इसके आधार पर इस अंतःकालीन लाभ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। फर्स्ट वन, संपत्ति का सदोष रूप से कब्जा रखना। दूसरा है सदोष कब्जाधारी अर्थात रॉन्गफुल जो पोजीशन होल्डर है उसके द्वारा संपत्ति से वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त करना अर्थात एक्चुअली प्रॉफिट को प्राप्त करना। थर्ड है सदोष कब्जाधारी जो रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर है उसके द्वारा ऑर्डिनरी डिलीजेंस से प्राप्त किया जा सकने वाला लाभ। फोर्थ है इन दोनों तरह के जो लाभ हैं उन पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट। और फिफ्थ है किंतु इन लाभों में जो पोजीशन होल्डर है उसके द्वारा अगर प्रॉपर्टी में कोई इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं तो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स से प्राप्त लाभ इस जो मध्यवर्ती लाभ है उसमें सम्मिलित नहीं है। अंतःकालीन लाभ का शाब्दिक तात्पर्य है जिस दिन से वास्तविक स्वामी ने अपनी संपत्ति का पोजीशन खोया अर्थात जिस दिन रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर ने प्रॉपर्टी पर कब्जा प्राप्त किया है उस दिन से उस दिन तक जब वास्तविक पोजीशन होल्डर ने कब्जा प्राप्त किया अर्थात रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर ने कब्जा छोड़ा की अवधि अंतःकालीन लाभ कहलाती है तथा इस अवधि में रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर ने जो लाभ प्राप्त किया या
या कर सकता था एवं ब्याज लाभ कहलाता है। उदाहरण के लिए ए 4 कमरों वाले किसी बिल्डिंग का स्वामी है। बी ए को बेदखल करके 1 जनवरी 2019 को उसका पोजीशन प्राप्त कर लेता है। तुरंत उसी दिन उसमें से 2 कमरों को 2,000 रुपये मंथली किराए पर दे देता है और शेष 2 कमरों पर ताला लगाकर बाहर चला जाता है। ए को उक्त संपत्ति का पोजीशन पुनः प्राप्त करने में 1.5 साल लग जाता है, अर्थात 1 जुलाई 2020 में पुनः पोजीशन प्राप्त करता है। अतः ए इस मामले में बी से मीन प्रॉफिट अंतर्वर्ती लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 36,000 रुपये जो कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, प्लस 36,000 रुपये जो कि वह ऑर्डिनरी डिलीजेंस से प्राप्त कर सकता था, अर्थात किराए पर देकर प्राप्त कर सकता था, प्लस इन दोनों पर इंटरेस्ट। लेकिन यदि वह ने इस बिल्डिंग के पास खुली जगह में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हों और उससे कोई प्रॉफिट कमाया हो तो वह उक्त मेन प्रॉफिट में अर्थात अंतःकालीन लाभ में सम्मिलित नहीं है। उक्त परिभाषा में उल्लेखित लाभों पर ब्याज सम्मिलित है। यदि न्यायालय अंतःकालीन लाभ की डिक्री पारित करते समय लाभ पर ब्याज जो इंटरेस्ट होता है उसका उल्लेख नहीं करता है तो इस आधार पर न्यायालय में रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जा सकेगी, क्योंकि यह प्राइमा फेसी या स्पष्ट गलती में आती है तथा दूसरे पार्टी की यह ऑब्जेक्शन की कार्यवाही के दौरान आवेदक ने ब्याज का दावा नहीं किया, कोर्ट इसको ग्रांट या एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।